गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज नैतिक शिक्षा है बेटा, सैटरडे है ना, नैतिक शिक्षा है। पाठ 15 आज हम लोग पढ़ेंगे। श्यामजी कृष्ण वर्मा। सारे बच्चे अपनी अपनी किताब खोल लीजिए और मैं सारे बच्चों को म्यूट कर रही हूँ अभी, ठीक है। जब मैं पढ़ा लूँगी, समझा लूँगी, फिर अनम्यूट करके आपसे क्वेश्चन करूँगी। ओके ओके। पाठ 15 श्यामजी कृष्ण वर्मा। देखिए इनके बारे में, इनकी जीवनी है कि ये कौन थे, इनका जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, ये आज हम लोग जानेंगे। आर्य समाज के सदस्य थे ये, इसलिए इनके बारे में हमें पढ़ना हमारा जरूरी है। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म 1857 और मृत्यु 1930 में हुई थी। जन्म 1857 और मृत्यु 1930 में। मैं यहाँ लिख देती हूँ। जन्म 1857 और मृत्यु 1930। ओके, तो हम लोग थोड़ा इनके बारे में जान लें कि ये कौन थे। महर्षि दयानंद के अनन्य भक्त श्यामजी कृष्ण वर्मा ने महर्षि के प्रयत्न और आशीर्वाद से इंग्लैंड में उच्च शिक्षा पाई और स्वाधीनता के संघर्ष का संचालन किया। सरकार ने उनके जीवन का विवरण इस प्रकार प्रकाशित किया है। देखिए, श्यामजी कृष्ण वर्मा जो थे वो महर्षि दयानंद के अनन्य भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे। इसलिए महर्षि के प्रयत्न से, उनके प्रयासों से और उनके आशीर्वाद से इन्होंने कौन, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंग्लैंड में उच्च शिक्षा पाई और स्वाधीनता के संघर्ष का संचालन किया, अर्थात आज़ादी की लड़ाई में इन्होंने पूरा योगदान दिया। सरकार ने उनके जीवन का विवरण इस प्रकार प्रकाशित किया। अब इनका जीवन क्या था, कैसे ये इस तरफ आकर्षित हो गए, इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। श्यामजी कृष्ण वर्मा उन कट्टर देशभक्तों में से थे जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए देश से बाहर रहकर काम किया। देखिए, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, हम लोग तो यही जानते हैं कि सब अपने अपने देश में रहकर सब लोगों ने अपने देश की रक्षा के लिए, अपने देश को बचाने के लिए स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता की लड़ाई में सबने साथ दिया, सबने लड़ा। लेकिन श्यामजी कृष्ण वर्मा एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने भारत देश की स्वतंत्रता के लिए अपने देश से बाहर रहकर अपने देश के लिए लड़ा। किस चीज़ के लिए? स्वतंत्रता के लिए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अत्यंत महत्वपूर्ण दिनों में उन्होंने यूरोप में घटनाओं से भरा जीवन बिताया और क्रांतिकारियों की सहायता की तथा उनके कार्यकलापों के लिए एक केंद्र स्थापित किया। क्या कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अत्यंत महत्वपूर्ण दिनों में, मतलब उस समय जब बहुत एक ऐसा समय था जब पूरी तरह से पूरा देश इस आज़ादी में कूद पड़ा था अपने भारत देश को आज़ाद कराने के लिए, उस वक्त इन्होंने यूरोप में घटनाओं से भरा अपना जीवन बिताया। और इतना ही नहीं, क्रांतिकारियों की सहायता के लिए, जो क्रांतिकारी जो भारत देश में रहकर स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ रहे थे, उनकी सहायता की तथा उनके कार्यकलापों के लिए, मतलब कहाँ, वो तो आज़ादी जब हो रही थी तो क्या होगा, आज़ादी के लिए तो सब छिप कर काम कर रहे थे ना। अंग्रेज तो पूरी तरह से हम लोगों को गुलाम बना चुका था, भारत देश के लोगों को। जिसे भी वो देखता, अंग्रेज देखते युद्ध का, मतलब उन्हें ऐसा लगता कि क्रांतिकारी है, देश के लिए लड़ रहा है, तो तुरंत में उनको पकड़ लिया जाता। तो इसलिए जो जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे वो लोग छिपकर अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। कुछ अहिंसावादी भी थे और कुछ हिंसावादी भी थे। तो इनको चूँकि मतलब ये पकड़े ना जाए, इसलिए इन्होंने, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने उनके कार्यकलापों के लिए एक केंद्र स्थापित कर दिया था, एक ऐसी जगह जहां ये अपना काम कर सके। श्यामजी कृष्ण वर्मा का, अब इनकी जीवनी के बारे में थोड़ा जान लें
कि इनका जन्म 4 अक्टूबर 1857 को गुजरात के कच्छ जिले के मांडवी ग्राम में हुआ। वे एक असाधारण प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे। उन्होंने संस्कृत का गहरा ज्ञान प्राप्त किया, जिसके लिए उन्हें पंडित की उपाधि से विभूषित किया गया। 1875 में उनका विवाह बम्बई के एक धनी व्यापारी सेठ छबील दास लल्लू भाई की पुत्री अनुमति से हुआ। अब देखिए, ये खुद गुजराती थे। गुजरात के कच्छ जिले के मांडवी गांव में इनका जन्म हुआ था और ये असाधारण प्रतिभाशाली थे, यानी कि बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली थे, बचपन से ही काफ़ी ये तेज थे। उन्होंने संस्कृत का गहरा ज्ञान प्राप्त किया। संस्कृत विषय में इन्होंने एक अच्छा ज्ञान ले लिया था, मतलब संस्कृत की पढ़ाई इन्होंने की, जिनके लिए उन्हें पंडित की उपाधि से विभूषित किया गया। इन्हें पूरी तरह से संस्कृत में हर तरह का नॉलेज ज्ञान हो चुका था, इसलिए इन्हें पंडित की उपाधि से विभूषित किया गया। 1875 में कब इनका जन्म हुआ था? 1857 में। और 1875 में इनका विवाह बम्बई के एक धनी व्यापारी की पुत्री अनुमति से हुआ। स्वामी दयानंद सरस्वती से श्यामजी कृष्ण वर्मा अत्यंत प्रभावित थे। अर्थात कि दयानंद सरस्वती जो थे, उनके जो क्रियाकलाप थे, उनका जो काम था, उनको देख, उनकी तो जो भक्ति थी, उनकी वो जितने अनुशासित थे, उनको देखकर ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और बम्बई आर्य समाज के प्रथम अध्यक्ष बने। बाद में उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में सेवा आरंभ की। अब देखिए, इतने ये बहुत ज़्यादा उनसे प्रभावित हुए, आर्य समाज के प्रथम अध्यक्ष बने। बम्बई में हर जगह आर्य समाज का ऑफिस खोला गया, आर्य समाज का कार्यालय था, वहाँ बम्बई में ये प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। बाद में इन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में सेवा आरंभ की और बलिओला कॉलेज में संस्कृत के सहायक प्रोफेसर नियुक्त किए गए। बाद में वे टेम्पल इन में शामिल हुए और प्रथम भारतीय बार एट लॉ हुए। ये एक उपाधि है बार एट लॉ की, मतलब एक काउंसिल होता है, उसमें इनको प्रथम भारतीय थे ये। वो ज़्यादातर उसमें अंग्रेजों को उस वक्त मिल रहा था ये, लेकिन ये प्रथम भारतीय ऐसे थे जिन्हें बार एट लॉ दिया गया। जनवरी 1888 में वे भारत लौटे और कुछ समय के लिए रतलाम के दीवान पद पर नियुक्त हुए। 1888 में ये वापस भारत आ गए और कुछ समय के लिए रतलाम के दीवान के रूप में नियुक्त किए गए। उन्होंने अजमेर में वकालत शुरू की और एक वकील के रूप में ख्याति प्राप्त की। क्योंकि ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से इन्होंने लॉ की पढ़ाई की थी, इसलिए इनको बार एट लॉ की उपाधि मिली प्रथम भारतीय होने की। और ये अजमेर शहर की यहाँ भारत आकर अजमेर में वकालत शुरू की और वकील के रूप में इनको बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त हुई। वे अजमेर शहर की नगर पालिका के सदस्य भी बने। उन्होंने पहले अजमेर के दीवान और बाद में जूनागढ़ के दीवान के रूप में काम किया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई बात। जनवरी 1905 में वे इंग्लैंड गए और वहाँ सक्रिय राजनीति में भाग लेने लगे। 1888 में ये भारत आए, पढ़ाई करने के बाद पूरी उपाधि इनको मिल गई, तो 1888 में भारत आ गए, अजमेर में आकर वकालत शुरू की और फिर वापस 1905 में ये इंग्लैंड चले गए, वहाँ सक्रिय राजनीति में भाग लेने लगे। उन्होंने एक मासिक इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन आरंभ किया। मासिक इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन, अर्थात ये एक महीने एक मैगजीन निकलती थी, उसका इन्होंने प्रकाशन शुरू किया, जो क्रांतिकारी विचारों का एक माध्यम बन गया। अर्थात उस पत्रिका में जितने भी क्रांतिकारी थे उन्होंने अपने विचार देने शुरू किए, एक माध्यम बना अपने विचारों को रखने का, अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाने का। भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाने के लिए फरवरी 1905 में उन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने इंग्लैंड
की यात्रा करने वाले भारतीयों की सहायता करने के लिए लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की। अब चूँकि भारतीयों की सहायता करनी थी, इसलिए इंग्लैंड में इन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना कर दी। विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश, लाला हरदयाल, वीरेंद्र चट्टोपाध्याय और BBS अय्यर ने इंडिया हाउस में इससे लाभ उठाया। ये जितने भी नाम हैं ये सब क्रांतिकारियों के नाम हैं। इन लोगों ने इस इंडिया हाउस जो केंद्र बना था क्रांतिकारियों के लिए, उससे इन लोगों ने पूरा लाभ उठाया। यहाँ तक बात समझ में आ रही है आप लोगों को? मैंने अनम्यूट कर दिया है, बताइए यहाँ तक क्लियर है? देखिए, आप लोग नैतिक शिक्षा आप पढ़ रहे हैं, मैं आपको समझा रही हूँ, लेकिन आपको भी ज़रूरत है कि पढ़ाई होने के बाद आप इसका रीडिंग डालें इस चैप्टर का और इसको अच्छे से समझ लें, ठीक है ना? तो मेरे पढ़ाने के बाद भी आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं तो पढ़ाऊँगी ही और इसका प्रश्नोत्तर भी कराऊँगी। अभी सब मैं बताऊँगी, सब कुछ मैं बता दूँगी। हाँ, सब मैं बताऊँगी। मुझे समझ में नहीं आया। अभी मैं बताऊंगी सब कुछ। श्याम जी ने, अब यहाँ तक तो आपने समझ लिया कि वापस ये इंग्लैंड गए, वहाँ इन्होंने एक मैगजीन निकाली और उस मैगजीन के माध्यम से क्रांतिकारियों ने अपने विचारों को आगे बढ़ाया। और इतना ही नहीं, इन्होंने एक इंडिया हाउस की स्थापना की जो कि क्रांतिकारियों के लिए था और उसके द्वारा विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश, लाला हरदयाल, वीरेंद्र चट्टोपाध्याय और BBS अय्यर ने उस केंद्र से इंडिया हाउस जो सेंटर बना था उससे काफ़ी लाभ उठाया। श्याम जी ने पैम्पलेट छपवाकर, पैम्पलेट समझते हैं ना, छोटे छोटे, आप कभी अखबारों में देखते होंगे, छोटे छोटे पेपर आते हैं, उसमें जिसके बारे में कुछ प्रचार करना होता है उसके बारे में पूरी तरह से लिखा होता है। तो उस पैम्पलेट को छपवाकर, पुस्तकें लिखकर और भाषण देकर ब्रिटिश शासन का कड़ा विरोध किया। इन राजनीतिक गतिविधियों के कारण उन्हें इंग्लैंड छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया गया। अब देखिए, इनकी गतिविधि जो थी पूरी तरह से क्रांतिकारी ये हो चुके थे, तो अब सारे इंग्लैंड के लोगों को पता चल चुका था, इसलिए अब ब्रिटिश शासन ने कड़ा विरोध किया इसका और इनको इंग्लैंड छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया गया। वे पेरिस गए, अब इंग्लैंड से वे पेरिस गए, जहां भारतीय स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए उन्होंने अपनी गतिविधियां जारी रखी। अब इंग्लैंड से वो पेरिस चले गए और वहाँ भी इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता का समर्थन किया और अपनी गतिविधियों को चालू रखा। द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ होने के कारण वे पेरिस में नहीं ठहर सके और उन्हें स्विट्जरलैंड में जेनेवा जाना पड़ा। अब देखिए, वहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध पेरिस में शुरू हो गया, तो वहाँ भी नहीं ठहर सके और वापस इन्हें स्विट्जरलैंड के जेनेवा में जाना पड़ा। वहाँ उन्होंने अपना शेष जीवन बिताया। 31 मार्च 1930 को जेनेवा में उनका देहांत हो गया। अब 1857 में जन्म हुआ, 1875 में इनकी शादी हुई, 1888 में ये वापस इंग्लैंड गए और 1875 में इनका विवाह हुआ था और 1875 में इनका विवाह हुआ था और 1888 में ये विवाह के पश्चात, कुछ दिनों के पश्चात ये इंग्लैंड पढ़ाई करने के लिए चले गए। वहाँ इन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की, वकालत इन्होंने पढ़ा और वहाँ पर इन्हें प्रथम भारतीय के रूप में बार 8 लॉ की उपाधि दी गई। वापस ये 1988 में भारत आए और यहाँ इन्होंने अजमेर में आकर वकालत शुरू की। वकील के रूप में इन्होंने बहुत ख्याति प्राप्त कर ली और साथ ही साथ अजमेर शहर के नगर पालिका के सदस्य भी बने। उन्होंने पहले अजमेर के दीवान और बाद में जूनागढ़ के दीवान के रूप में भी काम किया।
इतना ही नहीं, वापस ये 1905 में इंग्लैंड गए और वहाँ जाकर उन्होंने भारतीय राजनीति वहाँ जाकर सक्रिय रूप से राजनीति में भाग लेने लगे। उन्होंने एक मासिक इंडियन, अब उस पत्रिका का क्या नाम था, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन शुरू किया। और ये किसके लिए साधन करके बना? क्रांतिकारी विचारक जो थे भी, जितने भी क्रांतिकारी थे, भारतीय क्रांतिकारी, उन्होंने अपने विचार उसमें डालने शुरू किए। ऐसा देखिए, आप यहाँ भी देखते होंगे, हम भारत देश में रहते हैं लेकिन हमारे विदेशों में कुछ भी गतिविधियाँ होती हैं तो हम लोग समाचार के माध्यम से उसको जान लेते हैं। या यहाँ के जितने भी लोग, भारत के जितने भी लोग विदेशों में रह रहे हैं, भारत में जो भी हो रहा है वो यहाँ के समाचार के माध्यम से जान रहे हैं। तो यही उस समय भी होता था कि वो लोग, पहले मीडिया इतना फैला हुआ नहीं था, वो मतलब एक दूसरे के थ्रू। अब इन्होंने क्या किया, मीडिया तो था नहीं, इतना जगह एक अखबार निकलता था, पत्रिका निकलनी शुरू हुई। इस तरह आज की तारीख में जैसे तरह तरह के न्यूज़ चैनल्स हैं वैसा नहीं था, ना ही एक मोबाइल फ़ोन था। लेकिन फिर भी जो भारतीय थे, जिन्हें ऐसा लग रहा था कि हमारे भारत देश के लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, उन लोगों ने अपने विचारों को रखना शुरू किया। कहाँ? वो जो इन्होंने अपनी एक पत्रिका निकाली, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, एक पत्रिका का प्रकाशन किया। उसमें इन क्रांतिकारियों ने अपने विचारों को रखा। क्या कि हमारे देश को आज़ाद होना चाहिए कि नहीं, कौन सी गतिविधि सही है, क्या होना चाहिए, सब ने उसमें लिखकर और कुछ डालना शुरू किया। बाद में फरवरी 1905 में इन्होंने एक इंडियन होम सोसाइटी की स्थापना कर दी, जिसमें कि जितने भी क्रांतिकारी थे वहाँ, जैसे कि लाला हरदयाल, वीरेंद्र चट्टोपाध्याय, BBS अय्यर, भाई गणेश, या फिर ये विनायक दामोदर सावरकर, ये लोग जितने भी वहाँ विदेशों में रह रहे थे, ये जितने भी लोग थे, इन लोगों ने अपने विचारों को उस इंडियन होम जो सोसाइटी की स्थापना की गई थी, उससे इन लोगों को बहुत लाभ हुआ। अपने कुछ सीखा भी जाकर, कुछ सिखाया भी, और उसका इन्होंने उस सोसाइटी की इन्होंने स्थापना की थी। किस लिए? सिर्फ अपने देश को आज़ादी दिलवाने के लिए, अपने भारत देश को आज़ादी दिलवाने के लिए। श्याम जी ने पैम्पलेट छपवाकर, पुस्तकें लिखकर और भाषण देकर पूरी तरह से ब्रिटिश शासन का कड़ा विरोध किया था। पैम्पलेट भी छपवाया, पुस्तकें भी लिखी, भाषण भी दिया और अपनी बातों को उसमें रखा। पैम्पलेट में भी अपनी बातों को रखा। ये अब देखिए, मैंने आपको को अनम्यूट किया है तो आप प्लीज़ आवाज़ नहीं करेंगे किसी भी तरह का, नहीं तो फिर म्यूट कर दूँगी। तो इस तरह उन्होंने इन्होंने श्यामजी कृष्ण वर्मा ने विदेश में रहकर पूरी तरह से अपने देश को आज़ादी दिलवाने के लिए वहाँ से इन्होंने सहायता शुरू की और अपने देश को आज़ादी दिलवाने की कोशिश की। और 31 मार्च यानी कि आज़ादी से पहले ही 31 मार्च 1930 को जिनेवा में इनका देहांत हो गया। ठीक है, तो ये किस तरह के व्यक्ति थे ये तो आपने जान लिया, कब इनका जन्म हुआ और कैसे ये अपने देश में न रहकर दूसरे देश में रहकर उन्होंने वहाँ पढ़ाई भी की, फिर अपने देश में आकर उसका पूरी तरह से उस पढ़ाई को एक वकील के रूप में आकर यहाँ पे वकालत शुरू की और फिर वापस ही इंग्लैंड जाते हैं। इंग्लैंड में रहकर वहाँ जितने भी भारतीय थे उन्होंने उन लोगों को इन्होंने पत्रिका के माध्यम से, होम सोसाइटी के माध्यम से पूरी तरह से उन क्रांतिकारियों की सहायता भी की और अंत में ये 31 मार्च 1950 को इनका निधन हो गया। आगे बात समझ में यहाँ तक? आप इस चैप्टर को फिर से पढ़ लेंगे। अब थोड़ा इसका क्वेश्चन सर आप देख लीजिए। श्याम जी कृष्ण वर्मा कौन थे? तो आप क्या लिखेंगे कि महर्षि दयानंद के अनन्य भक्त श्याम जी कृष्ण वर्मा ने आप लिखेंगे श्याम जी कृष्ण वर्मा उन कट्टर देशभक्तों में से थे जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए देश से बाहर रहकर काम किया। ठीक है, ये आप डालेंगे।
पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ जो है उसमें आपको इसका उत्तर मिल जाएगा कि श्यामजी कृष्ण वर्मा कौन थे। आप क्या लिखेंगे, श्यामजी कृष्ण वर्मा उन कट्टर देशभक्तों में से थे जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए देश से बाहर रहकर काम किया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अत्यंत महत्वपूर्ण दिनों में इन्होंने यूरोप में घटनाओं से भरा जीवन बिताया। ठीक है, ये आप लिख देंगे। अब आइए दूसरे में, श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था। आप क्या लिखेंगे, नहीं बेटा मैं बोल रही हूँ, सारे बच्चे सुनेंगे। श्यामजी कृष्ण, अब नीचे के पैराग्राफ में आ जाइए। श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म 4 अक्टूबर 1857 को गुजरात के कच्छ जिले के मांडवी ग्राम में हुआ। ठीक है, आप ये लिखेंगे, श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म 4 अक्टूबर 1857 को गुजरात के कच्छ जिले में हुआ, कच्छ जिले के मांडवी ग्राम में हुआ। ठीक है, यहाँ तक आप लिख देंगे। तीसरा प्रश्न क्या है, श्यामजी कृष्ण वर्मा की उच्च शिक्षा कहाँ हुई। तो उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए थे, ये एक इंग्लैंड चले गए। इनका विवाह 1875 में हुआ था। तो आप इसको आप लिखेंगे, यहाँ से आप लिख दीजिए कि इन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से सेवा आरंभ की। हाँ, ये उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड चले गए। आप इसमें उत्तर डालेंगे कि ये आगे की पढ़ाई के लिए अर्थात उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड चले गए। चौथा प्रश्न क्या है, श्यामजी कृष्ण वर्मा किससे प्रभावित हुए और इस प्रभाव का उनके जीवन में क्या परिणाम हुआ। सबसे पहले देखिए, हाँ, सबसे फर्स्ट पैराग्राफ में है कि महर्षि दयानंद के अनन्य भक्त श्यामजी कृष्ण वर्मा ने महर्षि के प्रयत्न और आशीर्वाद से इंग्लैंड में तो आप लिखेंगे। अब फिर मैं सबको म्यूट कर देती हूँ, आवाज आएगी फालतू तो मैं सबको म्यूट करूँगी। अनम्यूट इसलिए करती हूँ ताकि आप क्वेश्चन कुछ दिक्कत हो तो आप पूछ सकें। श्यामजी कृष्ण वर्मा किससे प्रभावित हुए। तो आप क्या लिखेंगे, श्यामजी कृष्ण वर्मा महर्षि दयानंद से प्रभावित हुए और इस प्रभाव का उनके जीवन पर क्या परिणाम हुआ। तो उन्होंने विदेश में भी रहकर पूरी तरह से भारतीय क्रांतिकारियों का समर्थन किया। पांचवें में क्या डालेंगे, इंग्लैंड में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किस प्रकार की गतिविधियाँ की। तो एकदम साफ यहाँ दिया हुआ है कि वहाँ रहकर इन्होंने पेम्पलेट छपवाकर श्यामजी ने पेम्पलेट छपवाकर, पुस्तकें लिखकर और भाषण देकर ब्रिटिश शासन का कड़ा विरोध किया। राजनीतिक गतिविधियों के कारण इन्हें इंग्लैंड छोड़ने के लिए बाध्य भी कर दिया गया। आप इसका उत्तर दे सकते हैं कि इंग्लैंड में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किस प्रकार की गतिविधि की। तो आप डालेंगे, इंग्लैंड में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने पेम्पलेट छपवाकर, पुस्तकें लिखकर और भाषण देकर ब्रिटिश शासन का कड़ा विरोध किया। ठीक है, आगे आइए। इंग्लैंड में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किस प्रकार, ये तो हो गया। प्रश्न संख्या 6, श्यामजी कृष्ण वर्मा को इंग्लैंड क्यों छोड़ना पड़ा, वे वहाँ से कहाँ गए। आप लिखेंगे कि श्यामजी कृष्ण वर्मा को इंग्लैंड इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि इन्होंने राजनीतिक गतिविधियों के आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि राजनीतिक गतिविधियों के कारण इन्हें इंग्लैंड छोड़ना पड़ा और वे वहाँ से पेरिस गए, जहाँ भारतीय स्वतंत्रता का समर्थन किया और करते हुए अपनी गतिविधियाँ जारी रखी। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ होने के कारण वे पेरिस नहीं ठहर सके और उन्होंने स्विट्जरलैंड में जनेवा जाना पड़ा। ठीक है, वहाँ से वो इंग्लैंड से कहाँ गए, पेरिस चले गए। पेरिस में भी चूंकि द्वितीय विश्व शुरू हो गया तो फिर वहाँ से उन्हें स्विट्जरलैंड में जनेवा जाना पड़ गया। ठीक है, यहाँ तक आ गई बात समझ में। तो आपका प्रश्न उत्तर भी हो गया, आपने आज इनके बारे में भी जान लिया। अब आप खुद से भी इसको पढ़ेंगे और अगली कक्षा में फिर हम लोग इसको अब मैं आपको
अनम्यूट करती हूँ। अब आपको जो भी पूछना हो आप मुझसे पूछ सकते हैं।